हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नोट्स देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसके नोट्स का काफ़ी सारा पार्ट देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं सॉइल। सॉइल क्या होती है? मिट्टी, जो हमारे घर के आसपास होती है। हमारा घर भी किस पे बना हुआ है? मिट्टी पे बना हुआ है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। तो मिट्टी क्या होती है? जो अपर मोस्ट लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? सॉइल होती है, मिट्टी, जिस पे सारी की सारी चीज़ें उगती हैं। पेड़ पौधे मिट्टी पर उगते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। तो मिट्टी जो होती है उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होता है ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि जो पेड़ पौधे, जो वेस्ट मटेरियल होता है पेड़ पौधों का, और जानवरों का जो एनिमल डंक होता है, उनकी जो पॉटी है ना, जो गोबर जो होता है बेसिकली वो सड़ता है, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो ह्यूमस बन जाता है, एक नेचुरल खाद बन जाता है। ठीक है। और अर्थवर्म्स भी एक्ट करते हैं मिट्टी पर। अर्थवर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और अर्थवर्म्स को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा बना देते हैं मिट्टी को, और उस पर अच्छे से फसल उग सकती है। सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग के प्रोसेस से। वेदरिंग का मतलब होता है कि जैसे जो चट्टानें हैं, चट्टानों पर हवा, पानी, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं और वो छोटे 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 टुकड़े टूट के आते रहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में मिट्टी बनती है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटीरियल इज फॉर्म्ड ऑन द लैंड सर्फेस. इफ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. तो क्या होता है ना कि जो चट्टानें हैं वो हवा, पानी, प्रेशर भी पड़ता है उन पर, बहुत सारी चीज़ें, वेदर के जो फिनोमिना होते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर यानी कि जो हमारा मौसम है, मौसम की बहुत सारी चीज़ें जब उस चट्टानों की मिट्टी पर एक्ट करती है, वो मिट्टी टूटती है और बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो मिट्टी की फॉर्म में हमारी ज़मीन पर जम जाती है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और गवर्न द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से मिट्टी बनती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो कैसा मौसम है आसपास वो बताएगा कि भाई कहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी। जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलेंगी, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी। और उस एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, यानी कि वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे, ये भी क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है। फिर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ऑफ अ लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि भाई ऊँचा है, नीचा है, पठार है, प्लेन है, माउंटेन है, तो वो होती है टोपोग्राफी। उससे ही हमें समझ में आता है कि कितनी मिट्टी एक जगह पर जमा होगी। आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक यानी कि कहाँ से वो मिट्टी आई है। इट डिसाइड द कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो मिट्टी कहाँ से आई है उससे हमें पता लगेगा कि मिट्टी किस टाइप की होगी। टेक्सचर मतलब कैसी छूने में होगी, ठीक है, और उसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हर जगह की मिट्टी की। वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल। वेजिटेशन, पेड़ पौधे, किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, वो उसी की पत्तियाँ और उसी के फल, उसी के फूल, है ना, सब गिरेंगे ज़मीन पर, वही क्या बनेंगे? खाद बनेंगे। जब वो बैक्टीरिया उन पर एक्ट करेंगे वो सड़ेंगे और खाद बनेंगे। तो वेजिटेशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई जो मिट्टी है उसमें खाद कितनी अच्छी होगी, मतलब वो मिट्टी की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी या बेकार होगी। तो सॉइल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। मैन डिपेंड्स ऑन सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर हिज फूड। मतलब इंसान जो है या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिट्टी पर ही डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, क्योंकि फसलें कहाँ उगती है? मिट्टी में उगती है। एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली इफ सॉइल्स आर अवेलेबल। भाई खेती तो मिट्टी पर ही होगी ना। मैन गेट्स द मटीरियल नीडेड फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। तो हम लोग को चाहे हम शेल्टर किस पे बना रहे हैं, ज़मीन पर बना रहे हैं, मिट्टी पे बना रहे हैं, और हमारा जो मटीरियल लगता है ना घर बनाने में वो भी मिट्टी का ही होता है ना। बहुत ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल्स जो है वो जो फॉरेस्ट है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। एलुवियल सॉइल, ये देखिए एलुवियल सॉइल जो है काफ़ी अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है।
अलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अलुवियल सॉइल मिलती है और अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस पर अच्छी सबसे बढ़िया खेती अलुवियल सॉइल पे होती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आप लोगों को पता है कि दुनिया का हमारा जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, बट हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेती वाली ज़मीन है, मतलब हमारे देश की जो मिट्टी है ना वो बहुत उपजाऊ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अलुवियल सॉइल का। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स। तो ये जो अलुवियल सॉइल है ये कहाँ से आई है? जो नदियाँ हैं ना, नदियाँ बह कर के आई हैं पहाड़ों से और वो अपने साथ एलुवियम लेकर के आई हैं, फाइन बहुत ही अच्छी सिल्ट, एक मिट्टी का एक बहुत ही अच्छा प्रकार होता है, उसकी वजह से अलुवियल सॉइल्स डेवलप हुई हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना, झारखंड और गुजरात के गुजरात वाले एरिया में, और कोस्टल प्लेन्स होते हैं समुद्री इलाकों के पास, जैसे कि ये हमारा साउथ इंडिया है ऐसे करके, फिर उसके बाद यहाँ के जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है अलुवियल सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो क्या क्या मिलता है अलुवियल सॉइल में? सैंड मिलता है, ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सैंड, सिल्ट, क्ले ये मिलता है, ये आप लोग को याद रखना है। लोकेशन याद रखनी है कि कहाँ पर ये मिलता है और किस वजह से एलुवियम लेकर के आती है रिवर, उसकी वजह से ये डिपॉजिट होता है। ब्लैक सॉइल, कलर ब्लैक होता है इसलिए ब्लैक सॉइल इसका नाम पड़ गया है। रेगूर सॉइल, ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई रेगूर सॉइल कौन सी होती है? तो ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगूर सॉइल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। रेगूर सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। अगर हम लोग एलुवियल सॉइल की बात करें ना, एलुवियल सॉइल में हम लोग जो है राइस, ठीक है, वीट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उगा सकते हैं। ब्लैक सॉइल में क्या उगती है? कॉटन, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, कॉटन का कपड़ा सबसे बढ़िया जो माना जाता है, तो कॉटन, रुई, वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगती है और ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक मटेरियल्स फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई और पेरेंट रॉक मटेरियल की वजह से, क्योंकि ये जो डेक्कन वाला रीजन है ना, ये महाराष्ट्र और गुजरात, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये मतलब ब्लैक सॉइल बनी है। डेक्कन ट्रैप जो है उसको बसाल्ट भी बोलते हैं। ये लावा फ्लोज, यानी कि जो वोल्केनोस फटे थे ना, उनका जो लावा निकला था उसकी वजह से ये मिट्टी बनी हुई है। कहाँ कहाँ पर मिलती है? प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, मालवा। काफ़ी ज़्यादा फाइन क्लेली मटीरियल होता है, क्ले जैसा इसका मटीरियल होता है और गर्मियों में ये बिल्कुल सूख जाती है। अगर आप लोगों को पिक्चर में दिखे ना कि ऐसे करके क्रैक वाली बिल्कुल जो मिट्टी होती है वो यही होती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि इसमें जब मॉइस्चर की कमी होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसमें इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है और इस मिट्टी में जो क्रैक पड़ गए होते हैं, बारिश के पानी इसमें भर जाता है और ये काफ़ी फूल जाती है। क्ले जिससे हम खेलते हैं ना, वो यही वाली मिट्टी होती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम इसमें प्रेजेंट होता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें अच्छा नहीं होता। डीप क्रैक, काफ़ी ज़्यादा क्रैक डेवलप हो जाते हैं हॉट जब गर्मी का वेदर आता है। सॉइल्स आर स्टिकी नेचर एंड वेट, तो जब इसमें पानी भर जाता है तो काफ़ी चिपचिपी हो जाती है और गीली हो जाती है, क्योंकि अच्छे से इसमें पानी भर जाता है क्रैक्स में। रेड सॉइल, नाम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस मिट्टी का रंग लाल होगा, तो यहाँ पे रेड कलर की सॉइल। रेड सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स अंडर लो रेनफॉल कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई रेड सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो रेड सॉइल ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग मतलब जो वेदर के फिनोमिनाज होते हैं ना, जैसे कि पानी, हवा, ठीक है, टाइम, बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर उस पर लग रहा है, तो ये सब जो वेदर के कंडीशंस होते हैं इसकी वजह से रेड सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स अंडर लो रेनफॉल कंडीशन। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती हैं इसमें और बहुत ही हल्की बारिश वाले रीजन में होती है, इसकी वजह से ये रेड कलर की हो जाती है। रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। अब इनमें ना क्या होता है? आयरन की प्रेजेंस होती है, इस वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाई रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होता है। यहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है ऐसी कि भाई लो रेनफॉल पड़ेगी और क्रिस्टल इग्नियस रॉक से बने होते हैं। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले रीजन में मिलती है। लेटराइट सॉइल क्या होती है? देखो लेटराइट, ये जो लेटराइट वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है लेटर से, जिसका मतलब होता है ईट, यानी कि जो होती है ना ईट, जो घर बनाने के काम आती है, वो लेटराइट सॉइल
मतलब उसी से डिराइव हुआ है। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय ट्रॉपिकल रेनफॉल। तो ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इंपॉर्टेंट, हमने देखा था जो रेड सॉइल है वहाँ कम बारिश होती है और जो लेटराइट सॉइल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा पानी रिस जाता है मिट्टी में, और उसकी वजह से लीचिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ रिस जाना पानी, उसकी वजह से लेटराइट सॉइल बनती है। ह्यूमस कंटेंट लेस बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे ना जिस जगह, वहाँ पर ह्यूमस नहीं होगा। ह्यूमस होता है जो नेचुरल खाद होता है, जो जानवरों के जैसे एनिमल डंक होता है, एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उनके एक्ट करने की वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो ह्यूमस अच्छा नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ख़राब होता है। एरिड सॉइल यानी कि जो रेत होता है रेगिस्तानों में। एरिड सॉइल आर रेड या फिर ब्राउन कलर की होती है, सैंडी होती है और सलाइन होती है। सैंडी होती है यानी कि वो रेती रेती होती है, और सलाइन यानी कि इसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से सारा का सारा पानी उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट्स बच जाते हैं। ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। दे आर कल्टिवेटेड आफ्टर इरीगेशन। अगर आपको इसमें कुछ खेती वेती करनी है तो पानी काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा, इरीगेशन करना पड़ेगा। ह्यूमस भी कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, पेड़ पौधे नहीं है तो ह्यूमस कहाँ से आएगा, है ना। मॉइस्चर कंटेंट कम होता है क्योंकि नमी, रेगिस्तान है, बारिश नहीं होगी तो नमी कम होगी। कंकड़ लेयर इन द सॉइल प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम सीपिंग अंडरग्राउंड। तो बारिश पड़ती भी है तो फिर ना एक कंकड़ों की लेयर होती है, वो ना ज़मीन के अंदर पानी जाने से रोक देती है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जो जंगलों वाली मिट्टी होती है, ये भी अलग टाइप होता है। फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। तो पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों में, कई जो समतल इलाके हैं वहाँ की फॉरेस्ट सॉइल अलग होती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की अलग होती है। तो फॉरेस्ट और हिली सॉइल की बात हम कर रहे हैं। दे आर लूमी और सिल्टी होते हैं वैलीज में, एंड कोर्स इन द अपर स्लोप्स। जब हम वैली होता है समतल एरिया, मतलब जैसे कि देखो ऐसा होता है, पहाड़ की रेंज होती है ना, फिर उसके बाद एक ऐसा रीजन आता है जो ये समतल वाला रीजन होता है ना, जो प्लेन वाला रीजन होता है वो पहाड़ की वैली होती है। वैली रीजन में कोर्स मतलब खड़ी खड़ी सी, मतलब वैली रीजन जो होता है वहाँ पर ये लोमी और सिल्टी होती है और कोर्स हो जाती है, काफ़ी मोटी सी हो जाती है ये सॉइल अपर स्लोप्स में, जब ऐसे करके ऊपर की तरफ जो रीजन होते हैं। इन हिमालयाज दे सफ़र डिरेंटेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेस्ट सॉइल होती है हिमालय रीजन की, वहाँ पे एसिडिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, बैक्टीरिया अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हैं और उस बर्फ़ के जमने की वजह से एसिडिक जो है ये मिट्टी हो जाती है। दीज सॉइल फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ वैली आर फर्टाइल। जो लोअर स्लोप यानी कि यहाँ पर वैली वाले रीजन में इस सॉइल पे खेती हो सकती है। ऊपर वाला जो रीजन होता है पहाड़ों का, इसलिए पहाड़ों पे खेती नहीं होती क्योंकि एसिडिक सॉइल वहाँ पे होती है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा नहीं होता। सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कि एक सॉइल, ठीक है, सॉइल की एक लेयर थी, सपोज करो सॉइल की लेयर थी, इससे ना मिट्टी जो है उड़ गई और वो रीजन काफ़ी ख़राब सा हो गया, वही होता है सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो टॉप सॉइल जो है सॉरी जो सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है वो उड़ जाती है हवा की वजह से, और वो जो नीचे रह जाती है, नीचे वाली लेयर, मतलब ऊपर वाली लेयर तो उड़ गई, नीचे वाली लेयर जो रह जाती है उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। तो बहता हुआ पानी या हवा की वजह से ये टॉप सॉइल उड़ करके चली जाती है। कारण क्या है, रीजंस, अगर रीजंस की हम बात करें तो पेड़ पौधे हम काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल इरोजन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल इरोजन के क्या क्या कारण हैं, तो देखो सॉइल इरोजन की क्या क्या रीजंस हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस गलत तरीके की, मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देना या फिर बिल्कुल भी फसल को, मतलब लगातार फसल उगाते रहना और उसको बिल्कुल भी ज़मीन को खाली ना छोड़ना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ काट देना। ओवर ग्रेजिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अगर जानवरों को एक एरिया में आप घास चरा दोगे तो फिर घास बचेगी नहीं, है ना, उसकी मिट्टी बचेगी तो हवा या पानी की वजह से वो बह करके चली जाएगी। तो ये रीजंस हैं सॉइल इरोजन के। गली इरोजन इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। तो रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे फ्रॉम द सॉइल।
scoops away the soil form deep channels called gullies. This type of erosion is called gully erosion. गली जैसी बन जाती है, ये देखो इस तरीके से, मतलब ये लैंड है और बीच में ये ना बट गए हैं क्योंकि पानी की वजह से पानी यहाँ से बह करके गया और ये पूरी की पूरी मिट्टी अपने साथ ले गया। तो ये जो ऐसे ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं ना, इसी को हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। तो डीप चैनल जैसे जैसे ये मिट्टी इधर है और बीच में गड्ढा सा बन गया, उसको हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। लैंड इज ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज इज कॉल्ड बैड लैंड। तो बहुत सारी गलीज अगर बन जाती हैं इस तरीके के, तो यहाँ पे खेती कैसे होगी? सोचो कि यहाँ पे बीच में गैप आ गया है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब गैप्स आ जाते हैं तो ऊबड़ खाबड़ बिल्कुल बेकार रास्ता हो जाता है, उसको हम लोग बैड लैंड बोलते हैं। बैड लैंड इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो उस पर ना ही आप लोग कल्टिवेशन यानी कि खेती भी नहीं कर सकते और कोई और भी काम नहीं कर सकते इतनी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, ठीक है। तो गली इरोजन काफ़ी ज़्यादा बेकार फॉर्म ऑफ इरोजन होता है, जिससे मिट्टी पूरी तरीके से उड़ जाती है और बीच में गड्ढे बन जाते हैं और कोई काम उस पर नहीं हो सकता। शीट इरोजन में क्या होता है, ऊपर की पूरी एक लेयर मिट्टी की उड़ करके चली जाती है। समटाइम्स water flows as a sheet over a large areas down a slope. The water takes away the topsoil. This type of erosion is called sheet erosion. तो जो topsoil होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छी सॉइल को अगर एक पानी आया और बहा करके ऊपर वाली अपने साथ सारी मिट्टी ले गया तो उसको हम कहते हैं कि भाई शीट इरोजन हो गया है। तो पानी आया, बहुत सारा पानी आया एक साथ, ऊपर वाली पूरी लेयर अपने साथ बहा करके ले गया मिट्टी की, वो होता है शीट इरोजन। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि आप मिट्टी को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो कॉन्टूर प्लोइंग ये है वेज टू अवॉइड या फिर वेज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो कॉन्टूर प्लोइंग रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। तो कॉन्टूर प्लोइंग होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं बीच बीच में ना थोड़े से ऐसे ऊंचे से ना एरिया, जैसे कि मान लो ये लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर इस तरीके से बीच बीच में थोड़े ना गैप्स बना देते हैं ऊंची मिट्टी करके, ताकि जो पानी आए तो यहाँ पर ठहर जाए और अपना पूरा सीधा बह करके जो है वो इरोजन ना करे। इन हिली एरियाज टेरेस्ड फार्मिंग शुड बी फॉलोड। तो हिली एरियाज़ में इस तरीके से ऐसे करके स्टेप्स, आप अगर कहीं भी गए होंगे तो आपने इस तरीके के पहाड़ देखे होंगे, तो पानी ऐसे सीधा ऐसे मूव नहीं कर पाता है और वो इतना मतलब नुकसान नहीं पहुँचा पाता जब बहुत ज़्यादा पानी बह करके आता है, या मिट्टी भी इतना उड़ा के उड़ नहीं पाती है हवा से भी। स्ट्रिप फार्मिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द फोर्सेस ऑफ फोर्सेस ऑफ विंड्स। तो स्ट्रिप फार्मिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रिप पर आपने कोई एक फसल लगाई, फिर दूसरी स्ट्रिप पर दूसरी फसल लगाई, इससे क्या होता है कि हवा जो है रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं उड़ती। शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड द फील्ड रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो जैसे कि अगर यहाँ पर पूरा खेत है और इसके अराउंड खूब ऊंचे पेड़ लगा दिए जाएं तो भी मिट्टी उड़ करके नहीं जाती शेल्टर बेड लगाने से। एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड, यानी कि खूब सारे हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ की कटाई को बंद करना चाहिए अगर हम अपनी मिट्टी को बचाना चाहते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड। तो जो ओवर ग्रेजिंग की समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम एक ही लैंड पर जानवरों को चराते रहते हैं और फिर उससे वहाँ की पूरी जो है घास खत्म हो जाती है, वो वाली चीज़ भी नहीं करनी है। तो ये 6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में कॉन्टूर प्लोइंग आता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होगी, स्ट्रिप फार्मिंग, शेल्टर बेड्स यानी कि जो है खेत के चारों तरफ जो पेड़ लगा देते हैं, पेड़ और एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ हर जगह और ओवरग्रेजिंग को बंद किया जाए। तो ये हम लोग के पूरे चैप्टर के नोट्स हमने देख लिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।